Hello students, I am सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का औसत मुक्त पथ और अभिगमन घटनाएं, मेन फ्री पाथ एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है आणविक संघट्ट तथा औसत मुक्त पथ। तो इसमें हम देखते हैं अनुगति सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु है वो अति सूक्ष्म आकार की पूर्णतः प्रत्यास्थ गोलों की भांति व्यवहार करते हैं। अनुगति सिद्धांत के अनुसार जो गैस के अणु होते हैं वो सूक्ष्म आकार की, बहुत छोटे आकार की पूर्णतः प्रत्यास्थ गोलों की तरह ही व्यवहार करते हैं। ये अणु तीव्र चाल से सभी संभव दिशाओं में लगातार अनियमित गति करते रहते हैं और जो छोटे आकार के जो अणु हैं वो तीव्र चाल से बहुत तेजी से सभी दिशाओं में लगातार अनियमित गति करते रहते हैं। गति करते पे प्रत्येक अणु जो है वो अन्य अणुओं से आपस में टकराते हैं। प्रत्येक टक्कर में अणु की चाल व गति की दिशा दोनों ही बदल जाती है। जब गति करते हुए प्रत्येक अणु है वो अन्य अणुओं से टकराते हैं तो प्रत्येक टक्कर में जो अणु की चाल है और वो गति की दिशा है दोनों ही बदल जाती है। चूंकि टक्करों के समय को छोड़कर शेष किसी भी समय अणु एक दूसरे पर कोई आकर्षण बल नहीं लगाते हैं और किसी भी टक्कर के समय को छोड़कर किसी भी समय अणु है वो एक दूसरे पर कोई भी आकर्षण बल नहीं लगाते हैं। अतः दो क्रमिक टक्करों के बीच अणु है वो एक नियत चाल से सरल रेखा में चलता है। इस प्रकार किसी एक अकेले अणु का जो मार्ग है वो भिन्न भिन्न लंबाइयों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग सरल रेखाओं का मार्ग होता है। चित्र में एक अणु का A से B तक गति का टेढ़ा मेढ़ा मार्ग को दिखाया गया है। यहाँ पे एक अणु के गति को जिगजैग के रूप में दिखाया गया है जिसमें A से स्टार्ट हो रहा और B तक जा रहा है। तो जिगजैग पाथ ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। दो क्रमिक टक्करों के बीच अणु द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तय की गई दूरी को अणु का मुक्त पथ कहते हैं। दो क्रमिक टक्करों के बीच अणु द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक जो तय की गई दूरी है उसको अणु का मुक्त पथ फ्री पाथ कहते हैं। स्पष्ट है कि विभिन्न टक्करों के कारण भिन्न भिन्न मुक्त पथों की लंबाइयां हैं वो भिन्न भिन्न होती है और इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो विभिन्न टक्कर अलग अलग उसके कारण अलग अलग भिन्न भिन्न मुक्त पथों की जो लंबाइयां हैं वो भिन्न भिन्न होती है। किसी लंबे समय के लिए अणु के सभी मुक्त पथों के औसत मान को औसत मुक्त पथ कहते हैं और लंबे समय के लिए अणु के सभी मुक्त पथ हैं उसके औसत मान को ही औसत मुक्त पथ कहते हैं। इसे अक्षर लैम्ब्डा द्वारा व्यक्त करते हैं और औसत मुक्त पथ को लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। अतः औसत मुक्त वह औसत दूरी है जो अणु दो क्रमिक टक्करों के मध्य तय करता है और औसत मुक्त जो है वह औसत दूरी है जो अणु है वो दो क्रमिक टक्करों आपस में टक्कर के मध्य तय करता है। यदि λ1 λ2 λ3 डैश λn विभिन्न मुक्त पथ है तो औसत मुक्त पथ होगा। तो औसत मुक्त पथ λ इक्वल टू होगा λ1 प्लस λ2
प्लस लैम्डा 3 डैट डैट एस प्लस लैम्डा n अपॉन n। तो औसत मुक्त पथ लैम्डा इक्वल टू होगा 1 सेकेंड में अणु द्वारा तय की गई दूरी बटे 1 सेकेंड में अणुओं से टक्करों की संख्या। औसत मुक्त पथ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डैट डैट एस लैम्डा n अपॉन n। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डैट डैट एस लैम्डा n है, वो 1 सेकेंड में अणु द्वारा तय की गई दूरी है, और अपॉन में n है, वो 1 सेकेंड में अणुओं से टक्करों की संख्या है। तो लैम्डा बराबर होगा अणु की माध्य चाल बटे टक्कर आवृत्ति। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं संगत अनुप्रस्थ काट तथा औसत मुक्त पथ के लिए व्यंजक। एक्सप्रेशन फॉर कोलिजन क्रॉस सेक्शन एंड द मीन फ्री पाथ। माना एक बर्तन है, उसमें कोई विरल गैस भरी हुई है तथा गैस का केवल एक अणु A है जो विचाराधीन है, माध्य चाल C बार से गतिमान है। जो गैस है, एक बर्तन है, उसमें कोई गैस भरा है, विरल गैस, और गैस का केवल एक ही अणु A जो विचाराधीन है, जो माध्य चाल C बार से गतिमान है, तथा अन्य सभी अणु है वो स्थिर है, कांस्टेंट है। माना एक अणु का व्यास है सिग्मा तथा प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या है n। सपोज कोई बर्तन है, उसमें विरल गैस भरी है और जहाँ पे मॉलिक्यूल ए है, अणु ए वो विचाराधीन है। तो यहाँ पे संगत अनुप्रस्थ काट कोलिजन ऑफ ए मॉलिक्यूल ए को दर्शाया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि जो गतिशील अणु ए है वो उन सभी अणुओं से टकराएगा जिनके केंद्र इसके केंद्र से सिग्मा दूरी पर स्थित होंगे। यहाँ पर जो गतिशील अणु ए है वो उन सभी मॉलिक्यूल्स अणुओं से टकराएगा जिसके इसके जो केंद्र है, इसके केंद्र से सिग्मा दूरी पर स्थित होंगे। अर्थात दो अणुओं के मध्य टक्कर जो है वो केवल तभी संभव है जबकि दूसरे अणु का केंद्र ए, अर्थात दो अणुओं के मध्य जो टक्कर है वो केवल तभी संभव है जबकि दूसरे अणु का जो केंद्र है वो अणु ए के केंद्र के चारों ओर त्रिज्या सिग्मा के खींचे गए प्रभावी गोले के भीतर होगा। यहाँ पर इस चित्र से स्पष्ट है कि जो गतिशील अणु ए है वो उन सभी अणुओं से टकराएगा जिसका केंद्र इसके केंद्र से सिग्मा दूरी पर स्थित होंगे। अर्थात दो अणु है उसके मध्य टक्कर तभी संभव होगा जबकि दूसरे अणु का केंद्र अणु ए के केंद्र के चारों ओर त्रिज्या सिग्मा के खींचे गए प्रभावी गोले के भीतर होगा, इस गोले के भीतर होगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जबकि अणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी है वो सिग्मा है। अतः गतिशील अणु ए 1 सेकेंड में उन सभी अणुओं से टकराएगा जो लंबाई c बार तथा त्रिज्या सिग्मा के बेलन में उपस्थित होते हैं। जो यहाँ पर अणु है ए 1 सेकेंड में उन सभी अणुओं से टकराएगा जो लंबाई सिग्मा बार तथा त्रिज्या सिग्मा के बेलन में उपस्थित होते हैं।
इस बेलन के आधार के क्षेत्रफल को ही संघट अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। इस बेलन के आधार के क्षेत्रफल को ही संघट अनुप्रस्थ काट कहते हैं। अर्थात 1 सेकंड में अणु A की टक्करों की संख्या होगी बेलन का आयतन इंटू एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर टक्कर आवृत्ति हो जाएगी, टक्कर आवृत्ति इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार इंटू एन। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। औसत मुक्त पथ होगा लैम्डा इक्वल टू अणु की माध्य चाल बटे टक्कर आवृत्ति। अणु की माध्य चाल होती है सी बार इक्वल टू टक्कर आवृत्ति होगा पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार इंटू एन। यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। अणु की माध्य चाल सी बार बटे टक्कर आवृत्ति पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार अप एन इक्वल टू हो जाएगा सी बार और सी बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1/पाई सिग्मा स्क्वायर एन। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। उपर्युक्त सूत्र की व्युत्पत्ति में यह माना गया है कि केवल विचाराधीन अणु A है जो कि गतिशील है और जो अन्य अणु है वो सभी स्थिर है। वास्तव में सभी अणु जो है वो गतिशील होते हैं। अतः टक्करों की संख्या में माध्य चाल सी बार के स्थान पर अणु A की अन्य अणुओं के सापेक्ष माध्य आपेक्षिक चाल लेनी चाहिए तथा माध्य आपेक्षिक चाल ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के चाल वितरण नियम द्वारा प्रायिकता की गणना में लेना चाहिए। इन संशोधनों के आधार पर माध्य सापेक्षिक चाल होता है सी बार √2। यहाँ पर जो उपयुक्त सूत्र है उसकी उत्पत्ति में यह माना जाता है कि केवल जो विचाराधीन अणु है A है वो बस गतिशील है और अन्य सभी अणु है वो स्थिर है। वास्तव में सभी अणु जो है वो गतिशील होते हैं। अतः टक्करों की संख्या में माध्य चाल सी बार के स्थान पर अणु A की अन्य अणुओं के सापेक्ष माध्य आपेक्षिक चाल लेनी चाहिए तथा माध्य आपेक्षिक चाल ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के चाल वितरण नियम द्वारा प्रायिकता की गणना में लेना चाहिए। इन संशोधनों के आधार पर माध्य सापेक्षिक चाल सी बार √2 प्राप्त होती है। तब माध्य मुक्त पथ होगा लैम्डा इक्वल टू सी बार अपॉन पाई सिग्मा स्क्वायर एन सी बार √2। सी बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1/√2 पाई एन सिग्मा स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। यदि एक अणु का द्रव्यमान m है तो गैस का घनत्व होगा ρ इक्वल टू mn। तो समीकरण 4 से इस वाले समीकरण से हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू m/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे हम n की वैल्यू रख देंगे ρ/m। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू रखेंगे ρ/m। तो m है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू m/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर रो। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है कि समीकरण 5 है उससे स्पष्ट है कि गैस का औसत मुक्त पथ है लैम्डा
वो गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो गैस का औसत मुक्त पथ है वो होगा लैम्डा और गैस का घनत्व होगा 1/ρ। तो समीकरण 5 से स्पष्ट है कि गैस का औसत मुक्त पथ गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ρ।